नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सिविल पांडा के YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग मुख्य परीक्षा के 5वें प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज तक की दोस्तों हम लोगों ने जो भी टॉपिक्स पढ़े उनको तत्काल थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों हिंदी भाषा के बारे में पढ़ा है, भाषा का इतिहास, भाषा से संबंधित संविधान संशोधन, इन सभी चीजों का अध्ययन किया। उसके बाद हम लोगों ने दोस्तों वर्णमाला के बारे में पढ़ा था और जो अभी कल ही अपनी क्लास जो समाप्त हुई है उस क्लास से हम लोगों ने संधि के टॉपिक को कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों संधि कितने प्रकार की होती है, संधि क्या होती है, संधि किसके मध्य होती है। ठीक है, अब आज की क्लास में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे समास के बारे में। कौन सा टॉपिक है अपना? समास। तो चलिए आज का ये हेडिंग डालते हैं हम लोग, समास। ठीक, इस समास से दोस्तों आप बेसिक चीजें समझिएगा कि समास से पहले तो प्रश्न क्या आते हैं, प्रश्न पहले अपन गौर करते हैं। तो जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों समास के टॉपिक के अंतर्गत, तो आपके प्रश्न क्या बन सकते हैं? पहला एक प्रश्न बनता है, समास शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए समास को परिभाषित कीजिए। क्या बनेगा? समास शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए समास को परिभाषित कीजिए। दूसरा बन सकता है सर, समास को सोदाहरण समझाइए। क्या बन सकता है? समास को सोदाहरण समझाइए। इसके बाद तीसरा प्रश्न बनता है दोस्तों, समास के कितने प्रकार होते हैं उनके नाम लिखिए। इसके बाद जो समास के जितने प्रकार हैं दोस्तों उन सबके अलग अलग परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं कि जितने पांच प्रकार है, 5 या 6 प्रकार जो भी हैं, तो उन सब के आपसे 6 प्रकार जो है दोस्तों, उन 6 प्रकार के आपसे क्या पूछे जा सकते हैं? परिभाषा। 4 प्रकार भी होते हैं तो किस आधार पर होते हैं हम लोग वो भी देखेंगे कि 4 प्रकार समास के होते हैं तो किस आधार पर होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं जो 4 में हम नाम ले रहे हैं। 6 प्रकार सामान्यता कहते हैं तो 6 कौन से हैं, तो इनको हम लोग आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। इसके बाद दोस्तों यदि किसी समास के कोई प्रकार होते तो आपसे उनके प्रकार ही पूछे जा सकते हैं कि जैसे द्वंद्व समास के कितने प्रकार होते हैं, तत्पुरुष समास में देखते हैं तो कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने प्रकार होते हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है। इसके बाद जब आप आगे आते हैं दोस्तों तो क्या पूछा, कोई सॉरी कोई उदाहरण आता है दोस्तों, किसी उदाहरण के बारे में पूछ लिया जाएगा किसमें कौन से समास है कौन से समास नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा आपसे किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और आज की क्लास को अटेंड करने के बाद दोस्तों आप लोग इस टॉपिक से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे, तनाव मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आज का टॉपिक ये जो समास है इस क्लास को करने के बाद जैसे कि आप सभी इतना तो समझ चुके होंगे कि अभी तक जितनी भी हिंदी हमने पढ़ी, जो 2-3 टॉपिक्स का अध्ययन किया, कितनी सरल रही है। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं रहा जिसमें आपको तनाव हो। सभी टॉपिक्स को आपको अच्छे तरीके से समझाया भी गया है, बस आपको क्या करना है, बार बार उनको देखते रहना है, रिकॉल करते रहना है और अभ्यास करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जैसे हमने कहा इसका अर्थ क्या होता है, तो आपसे पूछ लिया गया समास शब्द का अर्थ। तो अर्थ क्या हो जाता है दोस्तों? संक्षिप्त। समास का मतलब होता है दोस्तों संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त होता है। इसके बाद दोस्तों जब हम समास करते हैं तो हमारे दिमाग में एक शब्द आता है व्यास। क्या होता होगा? तो ये दोस्तों समास और व्यास ये 2 शैलियां होती हैं। हमें अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जो कला है, किस प्रकार से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, उसके 2 शैलियां होती है। एक होती है व्यास शैली, दूसरी होती है समास शैली। ठीक, समास का मतलब होता है दोस्तों गागर में सागर भरना, मतलब अपने विचारों को कम से कम शब्दों में व्यक्त कर देना कहलाती समास शैली, और अपने विचारों को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करना, व्यक्त करने की कला जो होती है हमारे अंदर, उसे हम कहते हैं व्यास शैली कहते हैं। ठीक, इसके बाद दोस्तों जो अगला प्रश्न बन सकता है, एक तो होगा संक्षिप्त करना, दूसरा समास किनके मध्य होती है। क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न भी पूछा जाता है संधि और समास में अंतर, ये हमेशा पेड क्वेश्चन है। तो अब जब यहां पर बारी आती, क्या पूछा गया आपसे कि समास किसके मध्य होती, तो आपको याद रखना है समास पदों के मध्य होती। पदों या इसे कह सकते हैं शब्द। समास सदैव शब्दों के मध्य होती। समास किसके मध्य होती दोस्तों? समास सदैव शब्दों के मध्य होती, ये बात आपको ध्यान रखना। इसके बाद आता है इसकी परिभाषा, बताइए क्या आ गया? परिभाषा। समास क्या है, तो परिभाषा आप कैसे बनाएंगे? हमने लिखा है पदों के मध्य, तो आप सिंपल से इसकी परिभाषा में आप कहेंगे पदों को, समास क्या है? समास दोस्तों पदों को जोड़ने की प्रक्रिया है।
समास क्या है मित्रों? समास पदों को जोड़ने की प्रक्रिया है। अब ये प्रक्रिया है तो इसका रिजल्ट भी आएगा, क्योंकि हम लोगों ने कोई प्रक्रिया अपनाई, कि कोई क्रिया विधि अपनाई, कोई प्रोसेस का परिणाम कुछ ना कुछ आएगा कि नहीं आएगा। तो वो जो इस जोड़ने की प्रक्रिया का ये जो परिणाम होता है, इसका परिणाम क्या कहलाता है? इसका परिणाम दोस्तों, इसका परिणाम क्या कहलाता है? इसका परिणाम हमेशा कहलाता है, याद रखिएगा, समस्त या सामासिक पद। तो समास की जो प्रक्रिया हुई, तो समास क्या है दोस्तों? पदों की प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया के कारण जो कुछ बनता है, जो भी उत्पाद बनता है, उसे हमने क्या कहा? उसे हमने कहा दोस्तों समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। इसके बाद बात आती है दोस्तों, जो हमने दो पद बोले, क्या बोले? दो पद। तो ये दो पद कौन कौन से होते हैं, क्या कहते हैं? तो ये जो दो पद हैं दोस्तों, पद जो है, इन पदों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है दोस्तों पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। पद कितने होते हैं? दो होते हैं। पहला आपका क्या हो जाता है मित्रों? पहला होता है पूर्व पद और दूसरा आपका होता है उत्तर पद। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब ये जो पद है दोस्तों, इन पदों में से कभी भी कोई पद प्रधान हो सकता है। किसी को हम कभी क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं दोस्तों? आप क्या कह सकते हैं? उसको हम वैल्यू देते हैं। वैल्यू हो गया, वैल्यूएबल कोई हमारे लिए ज्यादा हो जाता है, कोई कम वैल्यूएबल हो जाता है। तो इसको हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों प्रधान पद। क्या कहते हैं? इन दोनों में से कभी कोई एक वैल्यूएबल हो जाएगा हमारे लिए, कभी कोई जिसकी आवश्यकता होगी वो हमारे लिए वैल्यूएबल हो जाता है। तो यहाँ से एक दो शब्द निकल कर आते हैं मित्रों, एक होता है प्रधान और दूसरा होता है द्वितीयक, ये गौण। दो चीजें पदों में निकल कर आती है। क्या निकल कर आती है? स्पेशली आप देखिए, एक को आप कहते हैं प्रधान, या जिसको हम मुख्य भी कह देते हैं, और दूसरा जो शब्द हमारे सामने निकल कर आता है गौण, ये जिसे हम कह देते हैं द्वितीयक। अब दोनों को आप अच्छे शब्दों में यदि समझते हैं मित्रों, क्या करते हैं? इन दोनों को यदि आप अच्छे शब्दों में समझें, यदि इंग्लिश में समझना चाहें, तो इसे कहते हैं प्राइमरी, इसे कहते हैं सेकेंडरी। पहला क्या हो गया आपका? प्राइमरी हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका? सेकेंडरी हो गया। जब आपने ये ले लिया दोस्तों, तब आगे आपको क्या देखना रहता है कि ये पद हैं भाई, पद दो हो गए, पदों के मध्य होती है, पदों को जोड़ने की प्रक्रिया है, संक्षिप्त होते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे? कि भाई पदों को जोड़ लिया, पदों की प्रधानता हो गई, अब इसके आगे हमें कुछ बनाना है कि क्या अध्ययन करें, क्या अध्ययन नहीं करें। तो जब हमने जोड़ दिया दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी यहाँ से आगे बढ़ते, जोड़ दिया ना, जोड़ने के बाद जब यदि आप आगे बढ़ते, क्या करते हैं? जोड़ने के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं दोस्तों समास विग्रह। क्या कहते हैं दोस्तों? जोड़ने के बाद जब आप उसको तोड़ने के लिए जाते हैं, कहाँ जाते हैं आप? तोड़ने के लिए जाते हैं, तब आप उसे कहते हैं समास विग्रह। क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। मतलब क्या समझ में आया दोस्तों? जो पहले तो हमने जोड़ने की प्रक्रिया अपनाई, जोड़ने की प्रक्रिया के कारण क्या बनता है? जो पद बनता है उसे हमने कहा दोस्तों, आप गौर से देखते चलिए, उसे हमने क्या कहा? उसे हमने कह दिया समस्त पद या सामासिक पद। और इस सामासिक पद को हमने तोड़ा, यहां लिखा हमने इसको पुनः तोड़ के, तोड़ना, तोड़ के हम क्या लाए? पहले यहां से तोड़ा, मतलब यहां से लाए, हम पूर्व और उत्तर पदों की स्थिति में लेकर आते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? समास विग्रह। क्या कहा हमने? समास विग्रह। तो परिभाषा समझ में आई आपके कि समास्त पद क्या होते हैं, सामासिक पद क्या होते हैं, समास विग्रह क्या होता है? समास विग्रह क्या होता है? समस्त पद को उसके मूल पदों या जितने भी पदों से मिलकर बना हुआ उनमें विभक्त करना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। मतलब समस्त पद को पूर्व और उत्तर पदों में बांटना, अलग करना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। तो फिर समस्त पद सामासिक पद क्या? पदों को जोड़ने की प्रक्रिया के फल स्वरूप बनने वाले पद को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? क्या कहा हमने? पदों को जोड़ने की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे हम कहते हैं समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। इसके बाद दोस्तों आपसे ये प्रश्न बनेगा, देखिए बेसिक पूरी चीजें हो गई, तो जब हम समास को तोड़ते हैं क्या बनता है? जब समास को हम तोड़ते हैं तो उसके बीच किसका प्रयोग होता है? तो समास को जब भी दोस्तों
तोड़ा जाता है तो पदों के मध्य विभक्ति या क्या लगते हैं, योजक शब्द लगते हैं। क्या लगते हैं, विभक्ति लगती है या योजक शब्द का प्रयोग होता है। क्या होता है, विभक्ति अथवा योजक शब्द का प्रयोग होता है। योजक में है जो भी आ जाते, और, एवं, व, तथा, या, अथवा, है जो, ये सब प्रयोग होते हैं यहाँ पर समास विग्रह के समय। इसके बाद जो अगला प्रश्न बनता है दोस्तों कि प्रकार। आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा मित्रों कि समास के कितने प्रकार। क्या पूछा गया आपसे, प्रकार। इस समास के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रकार के लिए दोस्तों आपको दो बातें ध्यान रखनी है। कितनी बातें याद रखनी, दो बातें आपको याद रखनी। अब दो बातें कौन कौन सी है वो ध्यान दीजिएगा। पहले दोस्तों कि आपसे सिंपली पूछ लिया जाए कि समास कितने प्रकार की होती है। क्या पूछ लिया गया आपसे, समास कितने प्रकार की होती है। जब आपसे पूछ लिया जाए कितने प्रकार की होती है तो आप सिंपल बताएंगे 6 प्रकार। समास के कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार। सामान्यतः आपसे प्रश्न पूछ लिया गया, क्या पूछा गया, समास के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बता देंगे 6 प्रकार। और जब आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों पदों की प्रधानता के आधार पर, क्या पूछ लिया जाए, पदों की प्रधानता के आधार पर, तो इसमें कितने होते हैं दोस्तों, इसमें 4 प्रकार होते हैं। सामान्यता पूछा जाए तो 6 प्रकार होते हैं, लेकिन जब भी आपसे बोल दिया जाए पदों की प्रधानता के आधार पर बताइए, तो पदों की प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार हो गए, पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार। क्यों दोस्तों, यहाँ पर आप यहाँ गौर करना पड़ेगा। हमने लिखा प्रधान और गौण, क्या लिखा, प्रधान पद और गौण पद लिखा। प्रधान में पद और गौण पद लिखा, चूंकि पद 2 प्रकार के, पूर्व और उत्तर, तो ऐसी स्थिति हो सकती है कभी हम एक इसको वैल्यू दें, कभी हम इसको वैल्यू दें। तो एक में इसको दिया तो एक पे हो गया, एक में इसको दिया 2 हो गया, एक में हमने दोनों को वैल्यू दी तो तीसरा प्रकार हो गया, एक में हमने दोनों को वैल्यू नहीं दी तो चौथा प्रकार हो गया। अब हम लोग क्रम से समास के केवल नाम जानते हैं, 6 नाम कौन कौन से, उसको यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। और ये स्लाइड आपने पढ़ ली अच्छे तरीके से, तो आपके जो समास की बेसिक प्रश्न है वो आपके कंप्लीट हो जाए। अब ये जो प्रकार हैं दोस्तों, इन प्रकारों को हम लोग नीचे यहाँ लिखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप हमेशा पढ़ेंगे हम लोग कौन सा, अव्ययी भाव। कौन से, अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे। दूसरे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों तत्पुरुष समास। नाम गौर से सुनिएगा जिससे कि आपको पूरे प्रकार याद हो जाए। पहले कौन से हो गए, अव्ययी भाव समास हो गए। दूसरी हो गई आपकी तत्पुरुष समास। तीसरी हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों द्वंद्व समास। चौथी पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। पांचवी पढ़ेंगे दोस्तों कर्मधारय समास। और छठवीं और आखिरी हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों द्विगु समास। ये आपके समास के प्रकार हो गए। कौन कौन से रिवीजन करते हैं, पहले अव्ययी भाव समास, दूसरी तत्पुरुष समास, तीसरी द्वंद्व समास। द्वंद्व लिखना जरूर देख लीजिए कैसे लिखा जाता है, ठीक। चौथी हम लोग पढ़ते हैं बहुब्रीहि, पांचवी कर्मधारय और छठवीं पढ़ते हैं हम लोग द्विगु समास। ये आपका दोस्तों समास का ओवरव्यू हो गया। यदि आप इसको भी याद रख लेते हैं, केवल ये पूरा का पूरा जो डायग्राम बना है ना, फ्लो चार्ट, इसको यदि आप याद कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपसे समास बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगी। ठीक है दोस्तों अब आगे बढ़ते हुए हम लोग इस स्लाइड में आपको समझ में आओगे, एक बार रिकॉल कर देते हैं। समास का अर्थ क्या होता है, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। इसके बाद हमने देखा समास किसके मध्य होती है, समास पदों अथवा शब्दों के मध्य होती है। जैसा कि दोस्तों अभी तक हम लोग जब संधि पढ़ रहे थे तो संधि में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग केवल वर्ण के बारे में जानते, परंतु अब यहाँ पर दोस्तों हम केवल और केवल शब्द के बारे में जानेंगे। हमारे दिमाग से वर्ण और अक्षर सब गायब हो चुके हैं, हमें नहीं पता है कि वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने देखा कि समास होती क्या, तो पदों को जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, पदों के जोड़ने की प्रक्रिया को हम समास का। इस प्रक्रिया के कारण जो भी पद बना दोस्तों तो उसको हमने कहा समस्त पद या सामासिक पद नाम दिया, ठीक। अब इस पद को पुनः वापस मूल अवस्था में लाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं समास विग्रह। मतलब समस्त पद या सामासिक पद को उसके अवयवी पदों में लाना क्या कहलाती है, समास विग्रह कहलाता है।
कितने पद होते हैं? जब पद बोला हमने तो पद हमने देखे दोस्तों कि पद कितने होते हैं। पद यहाँ पर समास में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। यहीं से हम लोगों ने देखा दोस्तों कि कभी हम किसी को वैल्यू देंगे, कभी हम किसी को वैल्यू देंगे। जब हम पूर्व को देंगे तो एक निकल का प्रधान पद, एक कभी उत्तर को देंगे तो ये कहलाएंगे प्रधान। जब हम जिसको वैल्यू नहीं देंगे उसे हम कहते हैं द्वितीयक पद या गौण पद। इसके बाद हमने देखा समास के प्रकार। समास मेनली 6 प्रकार की होती है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार बताइए, तो आप क्या बताएंगे? पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 प्रकार होंगे। पदों की प्रधानता के आधार पर कितने होते हैं मित्रों? 4 होते हैं। और नॉर्मली आपसे समानता पूछा जाए 6। अब ये 6 नाम कौन कौन से? तो हम लोगों ने देखा, पहला अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ये आपके हो गए समास के 6 प्रकार। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं, अगली स्लाइड में चलते हैं। ये हमारा ये क्या हो गया? हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले आगे आते हैं। अब हम लोग दोस्तों हेडिंग डालते हैं, पदों की प्रधानता के आधार पर प्रधानता के आधार पर समास के भेद। आप इसी को कह सकते हैं प्रकार। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद। किस आधार पर देखो दोस्तों? पदों की प्रधानता का। जब पदों की प्रधानता के आधार पर हमें देखना है तो आपको एक चार्ट बनाना होगा। क्या बनाना होगा मित्रों? एक चार्ट बनाना है। तो चार्ट में एक कॉलम में लिखिए समास का नाम, ठीक। दूसरे कॉलम में लिखेंगे प्रधान पद, और तीसरे कॉलम में लिखेंगे गौण या उत्तर पद, या आप क्या कह सकते हैं? गौण कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गौण पद या द्वितीयक पद। उत्तर अनुचित यहां पर हो जाएगा, या द्वितीयक पद। क्या कहा आपने? 3 कॉलम बना लिए। एक में लिखा आपने समास का नाम, दूसरे में प्रधान पद, तीसरे में गौण या द्वितीयक पद। चौथा कॉलम भी चाहे तो आप लोग बना सकते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं उदाहरण। ठीक, तो आपके 3 नंबर के जो प्रश्न आएंगे हम लोग यहाँ से कवर कर लें। तो चलिए सबसे पहला हम लिखते हैं, पहला कौन सी? पहली समास आपकी हो जाएगी दोस्तों अव्ययी भाव समास। ठीक, दूसरी हो जाती, पहले नाम लिख देते हैं दोस्तों। दूसरी होती है, आप अच्छे से देखिए लिखा कैसे जाता है, तत्पुरुष समास। तीसरी आपकी हो गई दोस्तों द्वंद्व समास। और चौथी आपकी हो गई मित्रों बहु व्रीहि बहुव्रीहि समास। ये आपकी 4 समास हो गई। अब बारी आती है इसमें से कौन सा प्रधान है, कौन सा गौण पद है। तो अव्ययी भाव समास में दोस्तों पूर्व पद प्रधान होता है। प्रधान पर पूर्व, प्रधान पद कौन सा? पूर्व पद, जिसे हम पहला पद भी कहते हैं। और द्वितीयक पद में क्या होता है दोस्तों? उत्तर पद। मतलब जो बाद वाला पद होता है उसकी कोई भी वैल्यू या बकत नहीं होती। वैल्यू कौन सी होती है किस पद की? पूर्व पद वैल्यूएबल होता है। उत्तर द्वितीयक पद का कौन सा होता है? उत्तर, मतलब उत्तर पद को हम सेकेंडरी में रखते, ज्यादा वैल्यू नहीं देते। इसके बाद दोस्तों अगला उदाहरण लिखेंगे दोस्तों। उदाहरण भी लिखे देते हैं। आप सोच रहे हैं उदाहरण नहीं लिख रहे सर, तो उदाहरण में जैसे हो जाएगा आपका आजन्म, यथाशक्ति, यथाशक्ति,
ये क्या है आपके, ये कहलाते हैं आपके अव्ययी भाव समास। अभी उदाहरण लिख रहे हैं, हम लोग अगली क्लास में समझेंगे कि अव्ययी भाव समास के उदाहरण को हम पहचान कैसे पाते हैं, उनको सॉल्व कैसे करेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में प्रधान पद होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, और गौड़ में आपका कौन सा हो जाता है, पूर्व पद। ठीक, इसका आपका उदाहरण हो जाएगा, इसके उदाहरण आप क्या लिख सकते हैं, राजपुत्र, आप बीती, बाकी कैसे अपन आगे देखें। इसके बाद आते हैं द्वंद्व समास। कौन सी आ गई दोस्तों, द्वंद्व समास आती है। द्वंद्व में देखिए नाम जैसे इधर का है द, इधर इधर उधर कैसे कहते हैं ना, आगे 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, ये कौन सा, ये है दोस्तों द्वंद्व। देखिए द, इस द को आगे लिख दें, इस द को इधर लिख दें, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। तो इसमें जब दोनों एक जैसे हैं दोस्तों, तो प्रधान क्या आ जाते हैं, प्रधान पद में आप लिखते हैं पूर्व प्लस उत्तर दोनों पद। प्रधान कौन से, पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान होते, यहाँ खत्म कर दीजिए। मतलब संसार को चलाने के लिए माता और पिता दोनों की आवश्यकता है कि नहीं है, तो माता पिता दोनों की वैल्यू उतनी ही रहती है। दिन है तो रात है, तो दिन और रात। सुख है तभी तो दुख है ना, और सुख यदि किसी को मिला नहीं तो उसको दुख का क्या पता चलेगा, दुख क्या होता है। तो जहां सुख होता है वहीं पर क्या होता है, दुख होता है। और तीसरा और चौथी और आखिरी कौन से, बहुब्रीहि समास। अब जब इसमें दोस्तों दोनों प्रधान होगा तो ये एक ऐसी समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। तो आप इसमें क्या कहेंगे, दोनों पद अप्रधान एवं अन्य पद, अन्य पद या तीसरा पद कह सकते हैं, अन्य पद प्रधान। ठीक है, इसके उदाहरण के रूप में आप यदि लिखते हैं दोस्तों, तो लंबोदर, दशानन, ये सब क्या हो गए, ये आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण हो गए। अब दोस्तों इस टेबल का हमें क्या उपयोग है, इसको हम कैसे उपयोग करेंगे, कैसे समझ पाएंगे कि ये जो टेबल बनी है ये टेबल हमारे काम की, हमने लिख बनाई ये टेबल दोस्तों। तो इस टेबल को समझने के लिए अब आप गौर कीजिएगा, इधर गौर कीजिएगा अच्छे से। इस टेबल की सहायता से आप परिभाषाएं लिख सकते हैं दोस्तों, बिना याद किए हुए आप सभी परिभाषाओं को आसानी से लिख सकते हैं। जितने भी ये समास है चारों, इन चारों की परिभाषा आप आसानी से लिख सकते हैं। कैसे मित्रों, जैसे हमने लिखा अव्ययी भाव समास, क्या लिखा हमने, अव्ययी भाव समास। पद देखे हमने एक ये है और एक ये है और एक ये 4-5 शब्द याद कर लिए। तो आप क्या कह सकते हैं, वह समास जिसके समस्त पद का, वह समास जिसके समस्त पद का पूर्व पद प्रधान एवं उत्तर पद गौण होता है, उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव। इस पूरी परिभाषा में जो आपके लिए मेजर शब्द है दोस्तों, जो आपको ध्यान रखना है, वो शब्द कौन सा, वो शब्द आपका है मित्रों ये समस्त या सामासिक पद। इस शब्द को आपको ध्यान रखना, कौन सा लिखा है, समस्त पद या सामासिक। तो आप प्रत्येक की परिभाषा में ये शब्द जोड़ देंगे, वह समास जिसके समस्त पद का, समस्त पद, बस इतना, वह समास जिसके समस्त पद, बस। तो वह समास जिसके समस्त पद का पूर्व पद प्रधान एवं उत्तर पद गौण होता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण स्वरूप आप वो लिख देंगे। फिर तत्पुरुष समास का क्या जाए, वह समास जिसके समस्त पद का पूर्व पद द्वितीयक और उत्तर पद प्रधान होता है। आप ये कह सकते हैं वह समास जिसके समस्त पद का उत्तर पद प्रधान एवं पूर्व पद गौण होता है या द्वितीयक होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ये सभी सामान्य परिभाषा है दोस्तों, कुछ और एक्स्ट्रा लिखना तो हम लोग जब इनका टॉपिक पढ़ेंगे तब उनकी परिभाषा को हम लोग ध्यान देंगे।
इसके बाद द्वंद्व समास है, वह समास जिसके समस्त पद के दोनों पद या सभी, जितने पद होते हैं सभी प्रधान होते हैं, तो प्राय हम दो ही लेकर चलते हैं कि वह समास जिसके समस्त पद के दोनों पद अर्थात पूर्व और उत्तर दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं दोस्तों द्वंद्व समास। इसी प्रकार बहुब्रीहि समास में आ जाता है। तो बहुब्रीहि समास क्या है, वह समास जिसके समस्त पद के दोनों पद अप्रधान होते हैं एवं तीसरा अथवा अन्य कोई भी पद प्रधान होता है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। समझ में आया मित्रों क्या होता है। अब ये चारों से आप इनकी परिभाषा आप एक बार रिकॉल करते हैं, फिर आज की क्लास को हम लोग समाप्त करें। अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी दोस्तों, वह समास जिसके समस्त पद का पूर्व पद प्रधान और उत्तर पद गौण होता है, उसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान एवं पूर्व पद गौण होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं, तत्पुरुष समास। वह समास जिसके समस्त पद के दोनों पद अर्थात पूर्व और उत्तर पद प्रधान होते हैं, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। और जब दोनों पद अप्रधान एवं तीसरा अथवा अन्य कोई पद प्रधान होता है, तब हम उसे किस नाम से जानते हैं, तब हम उसे जानते हैं दोस्तों बहुब्रीहि समास के नाम से। किस नाम से संबोधित करते हैं, बहुब्रीहि समास के नाम से उसे संबोधित करते हैं। ये आपके चार प्रकार हो गए। जो 6 कहते हैं दोस्तों, तो इसमें 2 और जुड़ जाते हैं, वो कौन सा, कर्मधारय समास और कौन सा होता है, द्विगु समास। तो इनको भी संक्षिप्त इनकी परिभाषा सुन लीजिए। कर्मधारय समास वह समास जिसके समस्त पदों के मध्य किसका उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष, कर्मधारय में क्या आपको रखना है, पदों के मध्य उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध होता है। इसी प्रकार अब द्विगु समास की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा पढ़ते आते संख्या पूर्वो द्विगु। यदि समस्त पद का जो पहला पद है दोस्तों क्या है, संख्यावाची विशेषण होता है, तब उसे हम कहते हैं द्विगु समास। इस प्रकार से दोस्तों आज की हम लोग आज की क्लास में समास की बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, समास का परिचय देख लिया। अब हम लोग अगली क्लास में दोस्तों समास के जो प्रकार है इनका गहन रूप से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।